डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रायन है और मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। कहां से करूं शुरुआत अपनी कहानी की। जब मैं छोटा था तभी से खेल कूद में बहुत ज्यादा अच्छा था। अपने स्कूल में सबसे तेज भागता था, इसीलिए रेस में भी फर्स्ट आता था। बाकी खेलों में भी मेरा नाम हमेशा आगे ही रहता। फुटबॉल खेलता तो बॉल को लेकर इतना आगे चला जाता कोई मेरा पीछा नहीं कर पाता। धीरे धीरे मुझे खुद पर गर्व होने लगा कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है और इसका इस्तेमाल मैं बिल्कुल सही करूंगा। हॉकी और फुटबॉल, आज तक उस स्कूल में मेरा नाम बोर्ड पर लगा हुआ होगा। लेकिन ये रही बात स्कूल की। जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंचा, वहां पर नाम कमाने के अलग अलग तरीके थे और मैंने महसूस किया फुटबॉल प्लेयर या हॉकी प्लेयर को इतना नाम नहीं मिल रहा है। ये कॉलेज ही कुछ ऐसा था। फिर दोस्तों ने मुझे जिम की आदत लगा दी। ये आदत पागलपन में बदल गई, लेकिन ये कोई बुरी आदत नहीं थी। जिम में 4 घंटे रहना, कसरत करना, शरीर को तगड़ा करना। अब मैं बाकियों से ज़्यादा अच्छा दिखने लगा था, जिस कारण कुछ लोग मुझे पसंद करते थे, कुछ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और आप समझ ही पा रहे होंगे, ज़्यादातर लड़के मुझे नापसंद करते थे और ज़्यादातर लड़कियां मुझे पसंद करती थी। शायद यही कारण था कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा झगड़ा किया करते, जानबूझकर मुझे पीछे बैठने के लिए कहते। लेकिन उस समय मेरा रुझान उन लड़कियों में नहीं था जो उन्हें लगती कि मैं दे रहा हूं। तभी मेरा झगड़ा कुछ लड़कों से हुआ और दोस्ती भी कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो मेरा साथ दे रहे थे। ऐसे हमारा ग्रुप बना और कॉलेज में छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। लेकिन मुझे पता नहीं था ऐसे झगड़े मुझे जेल तक पहुंचा सकते हैं। उस दिन 2 ग्रुप थे, पहला हमारा ग्रुप, दूसरा और लड़कों का ग्रुप। झगड़ा काफी बढ़ चुका था और शाम को सबने कहा कॉलेज के बाहर इकट्ठा होना है, क्योंकि सुबह के वक्त पुलिस वहीं पर आ गई थी, निगरानी रख चुकी थी। शाम के वक्त हम इकट्ठा हुए, झगड़ा बढ़ा। कई अपने साथ पिस्टल लेकर आए थे। जब गोलीबारी हुई उसमें हमारे 2 साथियों को गोली लगी थी, लेकिन उस ग्रुप का एक लड़का मारा गया। किसी ने सर पर इतनी बार पत्थर मारा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत हमारी आंखों के सामने नहीं हुई। जब झगड़ा हुआ था तो हमारे 2 लोगों को गोली लगी थी, वो भी टांग पर ही। उसके बाद हम वहां से निकले और पीछे से किसने ये कर दिया किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन इल्जाम हमारे ग्रुप पर लगा। और मैं उस समय पीछे से गाड़ी निकाल रहा था और जहां से लाश मिली, कैमरे में एक ही सीन आया था कि उस तरफ सिर्फ मैं ही जा रहा हूं। तो इल्जाम मुझ पर लगा और उसके बाद मुझे कितनी बुरी तरह फंसाया गया, मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरे ग्रुप के वो लड़के जिन पर मैं भरोसा कर रहा था, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और इस तरह मैं जेल तक पहुंच गया। सजा छोटी मोटी नहीं होने वाली थी। उम्र कैद की सजा मुझे सुनाई गई और मैं बेकसूर था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसीलिए बस मैं जेल में रोता ही रहता। अपने सेल से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। धीरे धीरे जेल की वो जिंदगी मुझे अपनी अपनी सी लगने लगी। वहां जुर्म ही जुर्म था। वो मुजरिम थे जो जेल के बाहर भी जुर्म किया करते थे, और जेल के अंदर मुजरिम क्या करेंगे, जुर्म ही तो करेंगे। उनके साथ रहना, उनसे बचना, मुझे कभी कभी लगा करता था आज रात सोऊंगा तो हो सकता है रात को कोई मेरा गला रेत कर चला जाए, कोई मुझे मार कर चला जाए। लेकिन धीरे धीरे इसकी भी आदत पड़ने लगी। जिम तो मैं लगाया करता था, शरीर तो मेरा तगड़ा था। शायद यही कारण था छोटे मोटे झगड़े मैं संभाल लिया करता था। लेकिन कुछ बड़े गैंगस्टर भी थे जिनकी एक गैंग ही थी
जो जेल से ऑपरेट करती थी। चाहे मैं जेल में हूं या बाहर हूं, अगर उनसे झगड़ा मोल लिया तो वो मुझे कभी भी मरवा सकते हैं, ये मुझे पता था। लेकिन मैं क्या करता। मुजरिम जुर्म करते हैं और जुर्म की जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं। अगर आप उसके करीब गए, आप भी उसके आगोश में आ जाएंगे। मुझे पता था इसका, लेकिन मैं बच नहीं सकता था। जेल में होने वाले इन झगड़ों के कारण आपकी सज़ा बढ़ने लगती है। मेरी उम्र पहले ही काफ़ी कम थी, लेकिन मुझे उम्र कैद हो चुकी थी और सज़ा बढ़ती जा रही थी। मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मुझ पर रहम किया जाएगा। जेल में झगड़े आपको ऐसी मुसीबत में डाल देते हैं कि धीरे धीरे आपके सेल बदले जाते हैं। छोटी काल कोठरी तक पहुंचा दिया जाता है, जहां आपको लगने लगता है अब बचने का मौका आपको नहीं मिलने वाला। 7 दिन मैंने उस काल कोठरी में बिताए थे और इसका कारण सिर्फ यही था कि मैंने एक गैंग मेंबर से झगड़ा कर लिया था। वो मेरा खाना खाना चाहता था, मैंने मना कर दिया और इससे झगड़ा बढ़ गया। मैं अपना खाना पूरा खाया करता था। मुझे शरीर तगड़ा रखना आता था, इसके लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक दिन में अगर आपको खाने का एक निवाला ना मिले, फिर आप क्या करेंगे? खाने के लिए लड़ेंगे ना। मैंने भी बस यही तो लड़ाई की थी। मुझे उसके बाद काल कोठरी में डाला गया। 7 दिन मैंने ऐसे बिताए कि घुटने तक मुड़ गए थे। वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की ही जगह थी। अगर आप बैठने की कोशिश भी करेंगे, जगह इतनी छोटी थी कि घुटने आगे लग जाते और आप ज़मीन तक पहुँच नहीं पाते। खड़े खड़े 7 दिन बिताए, खड़े खड़े खाना खाया और वहीं सब कुछ करना पड़ता था। बाथरूम नहीं था वहाँ पर। ऐसी मुसीबत से 7 दिन बाद बाहर निकला था। आंखों में आंसू थे और रोशनी भी आंखों को चीर रही थी। इस तरह 3 साल बिताए मैंने। पता नहीं कितनी बार उस काल कोठरी में गया, सर झुकाना सीख गया था, मौत का ही इंतजार करने लगा था। फिर मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। जब उस जेल में सरकारी अधिकारी आए थे, हर एक का इंटरव्यू ले रहे थे। मुझे लगा आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है वो ये पूछ रहे होंगे, लेकिन वो शारीरिक टेस्ट ले रहे थे, मानसिक टेस्ट ले रहे थे। और शायद मैं उस टेस्ट में पास हो गया कि मुझे उस इंटरव्यू से आगे भी भेजा गया। पहली बार जेल से बाहर निकलने का मौका मिला था मुझे, और मुझे एक ऐसी गुप्त जगह पर ले जाया गया जहां ले जाने से पहले मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। मुझे लगा कहीं मुझे मारने के लिए ही तो नहीं ले जा रहे। ऐसा तो नहीं ये गैंग मेंबर ने ज़्यादा डॉलर्स दे दिए हों पुलिस वालों को और मेरा गला रेतने की एक इनामी राशि उन्हें मिलने वाली हो। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, लेकिन एक तरफ से अच्छा भी लग रहा था। मुक्ति मिल जाएगी, इस बुरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद मुझे एक ऐसे बेस पर पहुंचाया गया, आंखों की पट्टी को उतारा गया। आसपास देखा मैंने, ये सरकारी अधिकारी थे, कुछ पुलिस वाले थे तो कुछ आर्मी वाले थे। तब मुझे कुछ अच्छा लगा कि आर्मी वाले हैं, ये तो नहीं हो सकता कि मुझे मारने के लिए ले जा रहे हों। इतना भी कोई बुरा काम नहीं किया मैंने कि बहुत लोगों को मारा हो, और मेरा जुर्म तो असल में सही था ही नहीं। मैंने वो जुर्म किया ही नहीं था। एक कमरे में मुझे बिठाया गया। कई सरकारी अधिकारी मेरे सामने थे। उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए, आंखों पर जो चश्मा था वो पूरे के पूरे मुंह को ढके हुए, अजीब सा डिज़ाइन था वो आदमी मेरे सामने खड़े और एक आदमी कुर्सी पर बैठा। मुझे कह रहा, अब तुम बताओ, उस जेल से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हो? हमारे साथ सौदा कर सकते हो। तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, और तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पर, इंसानों के शरीर पर। तुम्हें यहाँ साइन करना होगा, फिर तुम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। जेल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर तगड़ा है, तुम मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। ये काम तुम कर सकते हो। क्या तुम हामी भरना चाहोगे? मैं इतना मजबूर था, इतना मुश्किल में था। जेल से बाहर निकलना कौन नहीं चाहता। बिना पढ़े मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, भरोसा तो मुझे हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे काम क्या करना होगा। मुझे लगा आर्मी वालों के लिए कुछ ऐसा काम करना होगा जो शायद मेरी ज़िंदगी को बदल भी दे। मुझे जेल से बाहर रहना पसंद आया। कुछ दिन मुझे वहाँ पर बिताने पड़े, फिर मुझे काम समझाया गया।
क्योंकि अब इस बेस से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। अगर मैं बाहर निकलूंगा तो वो ये पक्का करेंगे कि ये जानकारी मैं किसी को ना दूं। मुझे ऐसा लगा जैसे यहां से बाहर जाने का मुझे मौका वो नहीं देंगे। बातों से ऐसा लग रहा था। फिर मुझे एक ऐसे चेंबर में ले जाया गया जो धरती से लगभग 200 मीटर नीचे था। वो चेंबर में ऐसी ऐसी मशीनें पड़ी हुई थीं जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कुछ तो बेहद आधुनिक लग रही थी और कुछ बेहद पुरानी, जंग खाई हुई, और कुछ तो ऐसी थी जो मशीनें लग ही नहीं रही। बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन उन पर जैसे कोई काला जादू किया हो। देखने में तो ऐसा ही लग रहा था। गुड़ियां बनाई गई थी, अजीब से कपड़े टांगे गए थे, पेड़ बनाए गए थे, लेकिन आकृतियां वो नकली पेड़ थे, पत्थर के। फिर उस चेंबर के सेंटर में मुझे ले जाया गया और वहां जाकर जो बताया गया, मेरे होश उड़ चुके थे। यहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है अदर वर्ल्ड का, यानी कि दूसरी दुनिया, जिसे वो काली दुनिया कह रहे थे। और मुझे उस काली दुनिया में जाना होगा, उस पर रिसर्च करनी होगी। ये बात सुनकर मुझे बेहद अजीब लगा। मैंने कहा, दूसरी दुनिया है तो उस पर रिसर्च करने के लिए मेरे जैसे कैदी को क्यों भेजा जा रहा है? किसी रिसर्चर को भेजना चाहिए जो उस पर अच्छे से रिसर्च कर पाए, कोई ऐसा जो वैज्ञानिक हो। उन लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया कि वहां कई लोगों को भेजा जा चुका है। वो जगह है बेहद ही खतरनाक, वहां से बचकर आना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हारी टैक्टिक काफी अच्छे हैं। अगर तुम वहां की जानकारी हमें दे पाओ तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब तुम जेल में तो वापस जा नहीं सकते, काम तो तुम्हें ये करना ही होगा। मुझे भी पता था शायद सामने मौत है, लेकिन पीछे भी तो मौत ही थी। इसीलिए मुझे लगा एक बार रिस्क लेकर देखना ही चाहिए। कम से कम जो चीज मैं करना चाहता हूं वो इज्जत से तो कर पाऊंगा। जेल में तो लगता है मौत भी इज्जत से नहीं मिलेगी। हामी भर दी मैंने, और वहां कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली थी। मुझे कुछ जानकारी दी गई, बाकी जानकारी मुझे जुटानी थी। उन्होंने कहा कि वहां पर कई लोगों को भेजा जा चुका है। सच बताया, लोग मारे जा चुके हैं। जगह है बेहद ही खतरनाक। वहां पर कुछ ऐसा रहता है जो हमारी सोच से परे है, और मुझे बस यही जानना है वहां पर क्या क्या रहता है, क्या क्या होता है, क्या चीज का इस्तेमाल हम इस दुनिया में कर सकते हैं, वहां से ला सकते हैं या नहीं ला सकते। मैं सोच में पड़ा हुआ, लेकिन बिना ट्रेनिंग के मुझे जानकारी दी गई थी, बाकी जानकारी मुझे जुटानी थी। तो मैं भी तैयार हो गया। कोई बात नहीं, मारा भी गया तो इज्जत से मरूंगा। वैसे भी इंसानियत के लिए एक बड़ा काम करने वाला हूं। जैसे इंसान चांद पर गए थे, और हो सकता है भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर जाएं, लेकिन ये पक्का नहीं होता कि वहां जाकर कोई वापस आ सकता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही है। रिसर्च के लिए मुझे भेजा जा रहा है, जानकारी इकट्ठी करने के लिए। वहां अगर खतरा हुआ भी तो इसमें डरने की बात नहीं है। इंसानियत के लिए कुछ बड़ा करके जाऊंगा। बड़ी सी मशीन थी वो, एक दरवाजे की तरह। वहां इतनी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे एक बड़े शहर को रोशनी में बिल्कुल जगमगाया जा सकता है। इतनी बिजली उस मशीन को चलाने के लिए थी, जिससे एक पोर्टल बन रहा था। ये पोर्टल के पार वो काली दुनिया थी, और काली दुनिया में जाकर मुझे देखना है क्या चीज़ है, कैसी है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग वहां जाकर वापस आए, लेकिन ज़्यादातर बेहद डरपोक थे। बस थोड़ा सा आगे गए और वापस आ गए, लेकिन जो ज़्यादा आगे गए वो मौत के घाट उतारे गए। वहाँ कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसके बारे में मुझे जानना होगा। मुझे कई इक्विपमेंट्स दिए गए, बताया गया, कहा गया वो काली दुनिया है, वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, घुप्प अंधेरा है, घुप्प। और वहाँ पर कोई टॉर्च लेकर भी जाता है तो जैसे वो जगह रोशनी सोखने लगती है। मैंने उन्हें कहा, अगर वो ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल साधारण है तो हम वहाँ मशीनें क्यों लेकर जाते हैं? मुझे मशाल चाहिए, मैं एक मशाल लेकर जाऊंगा। भले ही इक्विपमेंट्स मेरे पास ज़रूर होंगी, लेकिन मैं मशाल लेकर जाऊंगा और मैं अपने तरीके से ये काम करूंगा। वहाँ जाने को मैं तैयार हूँ, लेकिन तरीका मेरा होगा। वो मान चुके थे, अगर कोई अपनी जान को खतरे में डाल रहा है तो उसका इतना हक तो बनता है वो अपने तरीके से काम करे। कई इक्विपमेंट्स के साथ एक मशाल मेरे हाथ में थी।
मैं उस चेंबर को पार कर चुका था। वो पोर्टल के पार पूरी तरह से अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजीब सी जगह पर आ गया हूं। और पीछे मुड़कर मैंने देखा एक रोशनी वाला गोला सा बना हुआ। पोर्टल के इस तरफ कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था। यह गोला था, यानी कि एक वर्म होल की तरह, एक पोर्टल की तरह, जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी आगे तक निकल पा रही, लेकिन ज्यादा दूर तक देखा नहीं जा सकता था। और मैंने दूर दूर तक देखने की कोशिश भी की। घुप अंधेरा, जैसे ऊपर नीचे से कोई बंद जगह हो। लेकिन मैंने अपने पैरों के पास घास को पाया। क्योंकि मेरे हाथ में मशाल थी तो इतना तो मैं देख सकता था। जितनी दूर तक मैं देख पा रहा, जहां तक मेरी मशाल की रोशनी जा पा रही, वहां तक मैंने महसूस किया घास ही घास है। इस बात को अब मैं अपने मन में संजो चुका था, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। वहां बिल्कुल भी आवाज नहीं थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं, जैसे कुछ हो ही ना। बस मेरे दिल की धड़कन मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मैं और ज्यादा डर रहा। 10 कदम आगे तक गया था मैं। वहां घास ही घास नजर आई थी। और इस चीज को जानने के बाद मुझे लगा काफी समय में बिता चुका हूं। आधा समय तो खुद को समझाने में बीत गया कि मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बताया गया था निर्णय मेरा होगा कि मैं आगे जाना चाहता हूं या नहीं। लेकिन खतरे को समझते हुए मुझे लगा मुझे अब वापस चलना चाहिए। इतना काफी है, यानी यहां पर घास है, मैं इसकी जानकारी देता हूं, इसके बारे में बताता हूं कि ये हरे रंग की घास है। ऐसी घास ही हमारे दुनिया में भी देखी जाती है, हमारी जगह पर भी देखी जाती है। ये बात सोचकर उसी पोर्टल से मैं वापस आ गया। वो चेंबर से बाहर निकलते वक्त कई आंखें मुझे घूर रही थी। कई लोग थे जो मुझसे जानना चाहते थे कि इतने समय में मैंने क्या किया, और मैं वापस आया हूं तो कुछ ना कुछ जानकर तो आया हूं। मैं हाथ में जमीन से उखाड़ कर घास लेकर आया था। उस घास को अपने हाथ में रखे हुए, ये चीज है, वहां तो घुप अंधेरा है, दूर तक देखा नहीं जा सकता, और पोर्टल भी धीरे धीरे धुंधला हो जाता है जब आप दूर जाते हैं, जैसे हर चीज रोशनी सोखती हो। इसीलिए मुझे ध्यान रखना था, मैं दूर जाना नहीं चाहता था। तो मुझे लगा मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, और पहली बार में इतना काफी है। वहां कई लोग थे जो मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कई लबों पर कुछ शब्द थे जो कह रहे, ये हमने पहले भी देखा है, ये हमने पहले भी देखा है। इस पोर्टल के पार कई लोग जा चुके हैं, और वो कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, कुछ जानकारी तो कुछ ऐसी ऐसी बातें जो मुझे अब बताई जा रही थी कि वहां पर मुझे एक पूरा सिस्टम बनाना होगा। पहले भी कई लोग गए हैं जो मारे गए हैं, वो कभी भी पता नहीं लग पाया किस कारण मारे गए, लेकिन वो वापस कभी नहीं आए। और चेंबर के अंदर इस पोर्टल को एक बार खोला गया है तो उसके बाद बंद नहीं किया गया है। बाहर से कोई यहां नहीं आता, लेकिन हम जाते हैं। कई लोग वापस आ नहीं पाते, वो भटक जाते हैं या कोई उन्हें मारता है, इस बात का पता किसी को नहीं है। लेकिन जो लोग वापस आए हैं ज्यादातर डरपोक ही हैं, जो ज्यादा दूर जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी कुछ बातें उन्होंने बताई। मैंने सोच रखा था मैं उनमें से एक बिल्कुल नहीं बनूंगा जो डरपोकों की तरह वहीं पर रहूं, लेकिन मुझे कोई ना कोई तकनीक का इस्तेमाल तो करना होगा। ना तो वहां फोन चल रहे थे, ना कुछ बात नहीं की जा सकती। वो दुनिया हमारे ब्रह्मांड में है या कहीं और, मुझे नहीं पता था। उन्होंने तो इस पोर्टल को बनाया उस चेंबर में, और ये दूसरी तरफ इस दुनिया में खुला। इसे काली दुनिया माना गया, रिसर्च की गई, लेकिन अब जानकारी मिल रही थी। वो घास को वहीं पर लगाया गया, लेकिन रोशनी के कारण वो घास की जो पत्तियां थी वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। अंधेरे में रखे हुए वो घास बिल्कुल हरा भरा हो जाता। ये एक अजीब से घास की प्रजाति थी जिसे एक बक्से में बंद करके रखा गया। उस चेंबर से बाहर निकलने से पहले मुझे नहलाया गया। हर किसी ने सफ़ेद और काले रंग का सूट पहन रखा था, जैसे कंटेमिनेशन एरिया, क्योंकि दूसरी दुनिया से हो सकता है कोई बीमारी यहाँ पर आ जाए। इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया था। पहले दिन मैंने काफ़ी मेहनत की थी, 2 घंटे वहाँ पर बिता कर आया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ
5 ही मिनट हुए थे। समय का भी अंतर है, ये भी मुझे अब पता लगा। जैसे मुझे पहले कुछ बताया ही नहीं गया, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बताई गई और दूसरे दिन के लिए मुझे तैयार किया गया, ढेर सारी जानकारी देकर। और इस बार मैं 4 मशालों की मांग कर रहा था। मशालें वहाँ पर जलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आग जलाकर वहाँ रोशनी करने की कोशिश पहले किसी ने नहीं की और मशालें वहाँ सही तरीके से काम कर रही, जबकि दूसरी लाइट कई बार मध्यम होती, लेकिन मशाल की रोशनी दूर दूर तक जाती। ये जानकारी उनको भी पहली बार मिली थी। दूसरे दिन फिर से मैं उस चेम्बर में, उसके बाद पोर्टल के पार उसी अंधेरी दुनिया में 4 मशालें लेकर गया था। उस पोर्टल के इर्द गिर्द मैंने 4 मशालें लगा दी। यहाँ काफ़ी रोशनी हो चुकी थी और मुझे घास ही घास नजर आ रही थी। इस जगह की पहचान अब शायद दूर से की जा सके। अब मुझे किसी न किसी दिशा में बढ़ने की कोशिश करनी होगी। मुझे नहीं पता ये मशालें कितने समय तक चलेंगी, हमारे समय के अनुसार या इस दुनिया के समय के अनुसार, लेकिन अब मुझे इस खास से ज़्यादा कुछ जानना था। इसीलिए मैं उस खास से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। मशालें थोड़ा पीछे रह गई थी। पोर्टल की रोशनी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक नई चीज़ का पता लगा। आग की रोशनी काफ़ी दूर तक जाती थी, काफ़ी दूर तक दिखाती थी, लेकिन दूर दूर तक घास ही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे 2 पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था ये नीचे से 2 पेड़ हों, लेकिन ऊपर से जैसे एक ही हो। पेड़ों की एक गुफा सी बनी हुई। जब मैं थोड़ा और आगे गया और वहां देखा बहुत सारे पेड़, बिल्कुल सुरंगनुमा, ये सड़क सी बनाकर रखी हुई। ये दुनिया का अजीब सा हिस्सा था, लेकिन यहाँ आगे जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। एक मशाल और पीछे वाली मशालें काफ़ी दूर थीं, बहुत थोड़ी थोड़ी रोशनी, और मुझे लगा यहीं से मुझे वापस मुड़ना चाहिए। जाने से पहले मैंने उन पेड़ों की एक टहनी को तोड़ लिया। काले रंग की टहनी थी, पहले तो सख्त पेड़ की तरह, लेकिन वो टहनी के टूटते ही वो जो टहनी थी वो रबर की तरह लचीली हो गई, मेरे हाथ में बिल्कुल सांप की तरह हिल रही। भागता हुआ मैं वापस आया। मैंने काफ़ी समय बिताया था, पेड़ों के सिवा और कुछ ढूंढ नहीं पाया। गया तो मैं चारों दिशाओं में था, लेकिन पेड़ एक ही दिशा में, और मैंने ठान लिया अब की बार मैं इस दिशा में जाऊंगा, ज़्यादा मशालें लेकर जाऊंगा। वापस आ गया मैं, लेकिन जल्दबाजी में वो 4 मशालें वहीं पर रह गई। वापस आने के बाद वो पेड़ की टहनी को मैंने सबको दिखाया। रोशनी में वो रंग बदल रही थी, अजीब से रंग। कभी तो सांप का हरा रंग बना लेती, तो कभी काला। हर अलग एंगल से उसका रंग अलग लग रहा, लेकिन वो रोशनी को परिवर्तित नहीं कर रही। अजीब सी चीज़ थी वो। उसे भी कंटेमिनेशन एरिया में ही रखा गया, एक अलग ट्रांसपेरेंट बॉक्स में। फिर वहाँ से मेरे शरीर को केमिकल से धोया गया और तब जाकर उस चेम्बर से मैं बाहर आ पाया। बाहर पहुंचकर मुझे सांस आई। हर बार उसके अंदर जाने पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन 2 दिनों तक मुझे वो जगह ज़्यादा खतरनाक नज़र नहीं आई। घास है, पेड़ है, लेकिन हैरानी की बात, ये साधारण घास नहीं, ये साधारण पेड़ नहीं, अजीब से हैं। खतरा किसी भी तरह का हो सकता है। तीसरे दिन भी मैं तैयारी के साथ गया था, 4 नई मशालें लेकर। प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो इतना खर्च तो किया जा सकता है। वादा किया था मैंने उनको, बाकी की 4 मशालें भी वापस लेकर आऊंगा और इस बार थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं बार बार ना ले जा पाऊं, बल्कि एक बार ले जाऊं और मुझे काम में आता रहे। पोर्टल को पार करते ही मैंने देखा 24 घंटे बीत चुके थे। वो मशालें कुछ घंटे चल सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कल वाली मशालें वैसी की वैसी चल रही। आग उसी तरह से लगी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मशालों को या तो दोबारा जलाया गया है या कल वाली वो मशालें बुझी ही नहीं। 4 मशालें मेरे पास और थी, यानी अब ये काम नहीं करना, एक खास दिशा में बढ़ना है। और उस खास दिशा में मैंने एक बड़ी सी मार्किंग लगा दी, चमकदार आईना। उससे रोशनी परिवर्तित होती और मैं समझ सकता था इस दिशा में मैं बढ़ रहा हूं। उस तरफ मैं बढ़ने लगा। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, पीछे लगी वो मशालें मुझे साफ नजर आ रही और रास्ते में 3 मशालें मैं और लगा कर आया था। एक इस पेड़ पर लगाई और अब हाथ में भी एक मशाल लिए मैं पेड़ों की उस सुरंग के बीच घुसना चाहता था।
लेकिन डर लग रहा। पहले तो कई लोग आए होंगे, इकट्ठे भी अकेले भी, लेकिन मुझे अकेले को डर बहुत ज्यादा लग रहा। फिर उस जेल की याद आई तो मैंने सोच लिया उससे ज्यादा बुरा तो नहीं है। इतना तो है कि यहां पर मुझे पूरी आजादी है। मैं जो करना चाहता हूं, जैसे करना चाहता हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। और वो वैज्ञानिक, वो सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हैं मेरी इस उपलब्धि से। उन पेड़ों के बीच सारे के सारे जो एक जैसे थे, कोई नई चीज मैं वापस लेकर नहीं आ रहा था, तो सोच रहा इस बार लेकर जाऊं तो क्या लेकर जाऊं। उन्हें विश्वास भी दिलाना है कि मैं कोई काम की चीज लेकर जा रहा हूं। वहां एक हैरानी वाली चीज देखी। मेरे हाथ में मशाल थी, मेरी परछाई मेरे आगे पड़ रही। परछाई आगे तब पड़ती है जब रोशनी पीछे से पड़ रही हो, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा था। वो परछाई मेरे साथ साथ हिल रही। मैं घबरा रहा। पेड़ों के बीच था और मैंने पेड़ों की वो आवाज भी सुनी। जो यहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस था वो टूटा। पहले तो मेरे पैरों की ही आवाज आ रही, अब उन पेड़ों के टूटने की आवाज आई, जैसे लकड़ी टूटती है। बहुत ज्यादा आवाज। पीछे मुड़कर देखा मैंने तो वो जो पेड़ थे ना, बड़ी सुरंग बनाए हुए, सुरंग संकरी हो चुकी। जैसे वो पेड़ धीरे धीरे बीच में बंद हो रहे हों, सुरंग को छोटा कर रहे हों। मैंने पीछे की तरफ मुड़कर भागने की कोशिश की। सच में वो जगह छोटी हो रही और मुझे लग रहा मुझे यहां से भागना चाहिए। वापिस आते वक्त मैंने अपनी परछाई को देखा। मैं भाग रहा था, लेकिन मेरी जो परछाई बन रही वो बिल्कुल सीधी, जैसे मैं हिल नहीं रहा हूं। ऐसी परछाई देख भी डर लगा, लेकिन मैं उन पेड़ों की सुरंग से बाहर आ गया। नई जानकारी लेकर आया कि हमारी जो परछाई है वो थोड़ी सी अजीब तो है। इस दुनिया में परछाइयां नहीं बनती होंगी क्योंकि रोशनी नहीं है, लेकिन रोशनी से जो परछाई बनती है वो बिल्कुल अलग बनती है। ये जानकारी उस दिन दी थी और अगले दिन की तैयारी करके बैठा था कि पेड़ों के बीच से नहीं निकलूंगा, पेड़ों के पास से निकलूंगा। दो दो पेड़ लगे हैं ना, बीच से जैसे दबोचने की कोशिश करते होंगे या हिलकर किसी को भी वहां पकड़ लेते होंगे। ये गलती सबने की होगी जैसी मैंने की है। मैं बाहर से जाऊंगा, मशाले लेकर जरूर जाऊंगा। वहां हर जगह अगर मैं मशाले लगाता जाऊं तो रोशनी होती जाएगी, दूर दूर तक हम देख पाएंगे। आग नहीं बुझती, ये बात मैंने सबको बताई और मशालों का इंतजाम किया गया। 16 मशालें दी गई मुझे, 16, और मैं उन 16 मशालों को उन पेड़ों पर लगाना चाहता था ताकि समझ पाऊं ये रास्ता है जिस पर ज्यादा ध्यान देना है। इससे पहले भी टॉर्च वगैरह लेकर कई लोग गए, लेकिन बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, ये हर कोई कहा करता था। इसी कारण अंधेरा होता और मुश्किल बढ़ जाती। मशालों वाला आइडिया किसी को आया ही नहीं। आग को किसी ने इस तरीके से अपनाया ही नहीं। कुदरत हमेशा आपका साथ देती है, अगर आप भी कुदरत का साथ दें। मैं तो हमेशा से यही सच मानता था। अगले दिन मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। जैसे ही उस दुनिया में पहुंचा, सबसे पहले आगे वाली वो मशालें मुझे नजर आ गईं। अब काम आसान लग रहा था। मैंने उन पेड़ों पर भी मशालें लगा दी, यानी इस तरफ बड़े ध्यान से जाना है। मैंने पहले ही सबको ये बता दिया था, यानी ये खतरा अब कोई मोल नहीं लेगा। उसके बाद आसपास भी मैंने मशालें लगाई और पेड़ों के साथ साथ चलने लगा। काफी रोशनी हो चुकी थी। घास नजर आ रही, खड्डे नजर आ रहे, अजीब सी मिट्टी नजर आ रही। काफी दूर तक अब इस आग से फायदा होने लगा था, लेकिन एक चीज पर कभी ध्यान गया ही नहीं। मुझे तो मेरी वो परछाई अजीब लग रही थी, लेकिन बार बार जो भ्रम हो रहे कि आसपास जैसे परछाई बन रही है। मैंने सोचा कुछ है तो नहीं, परछाइयां कैसे बन सकती हैं, क्योंकि आसपास कई मशालें थीं, लेकिन परछाइयां तो बन रही, परछाइयां तो हिल रही। ये परछाइयां मशालों की या मेरी नहीं, घास की परछाई बन नहीं सकती, वो तो इतना नीचे है। कुछ तो है जिनकी परछाइयां बन रही हैं। मैंने वहां पर कई परछाइयां देखी, उनके अजीबोगरीब आकार देखे। घबरा गया था मैं, पीछे मुड़कर उस पोर्टल के करीब आ गया, लेकिन तब मैंने महसूस किया वो जो परछाइयां बन रही हैं वो पेड़ों के आगे ही बन रही थी। घास में इस तरफ तो परछाइयां नहीं बन रही, आगे थोड़ी थोड़ी घास है, बाकी मिट्टी है, वहां सबसे ज्यादा परछाइयां बन रही।
आगे पहुंचकर फिर से मैंने वो परछाइयां देखी। अजीब सी परछाई मेरे बेहद करीब थी, लेकिन मेरी परछाई से जैसे वो मिलती। एक परछाई आपको नुकसान थोड़े ना पहुंचा सकती है, लेकिन इस बार ये नई चीज थी। मुझे लगा मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। ये परछाई ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, बस डराने के सिवा। मैं यहां आया ही खास मकसद के लिए हूं, वो मकसद तो पूरा करके ही जाऊंगा। उन्हीं परछाइयों पर पैर रखते हुए मैं आगे बढ़ा। बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। अब तो पेड़ों की वो आवाज भी नहीं आई, लेकिन मैंने एक परछाई पर जब पैर रखा था, मेरे कानों में आवाज सुनाई दी थी, मदद करो, मदद करो। यह आवाज ने मुझे ऐसे डरा दिया जैसे कोई करीब मुसीबत में फंसा है और मुझसे मदद की उम्मीद रखे हुए आवाजें लगा रहा है। झांका मैंने इधर उधर, देखा, टटोला, मिला मुझे कोई नहीं, लेकिन वो आवाज अभी तो आई थी। दोबारा वो आवाज क्यों नहीं आ रही? फिर मैं इधर उधर झांकते हुए परछाइयों को ढूंढने लगा। एक परछाई पर पैर रखा था, तब जाकर आवाज आई थी। शायद ऐसा दोबारा हो। दोबारा मैंने वैसे ही किया, एक परछाई पर पैर रखा। हर परछाई का आकार अलग था। अब मैंने जब परछाई पर पैर रखा तो मुझे आवाज सुनाई दी, चले जाओ, वो तुम्हें पकड़ लेगा, चले जाओ। मैंने जवाब दिया, कौन कौन मुझे पकड़ लेगा? अभी तो तुम मदद मांग रहे थे ना। मुझे जवाब मिला, मैं नहीं मांग रहा था। मैं जानता हूं हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। चले जाओ, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। ये अंधेरी दुनिया है, कब तुम्हें निगल लेगी तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। चले जाओ यहां से। मैंने सवाल किया, कौन कौन कैद कर लेगा? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वो परछाई वहां से दूर निकल गई, लेकिन वहां पर तो और कई परछाइयां थीं। मैंने एक और परछाई पर पैर रखा। ये वही परछाई थी जो मदद मांग रही थी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैंने कहा, मैं कैसे तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं? कौन हो तुम? कहां फंसे हो? उसने अपना नाम बताया। वो भी रिसर्च करने के लिए यहां पर आया था, लेकिन यहां पर कैद होकर रह गया और मदद की गुहार मांग रहा था। मैंने कहा, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे यहां से बाहर निकालो। कब से कैद हूं मैं, कब से, कितने महीने हो गए मुझे नहीं पता, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं समझ पा रहा था यहां समय धीमा बीतता है और पता नहीं कितने समय से वो यहां पर कैद है, और उसके लिए तो बहुत ज्यादा होगा। यहां समय इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? सवाल कई थे, जवाब देने वाला कोई नहीं, ना वो, उसके तो खुद सवाल बेहद भयानक थे। मैंने कहा, तुम तो परछाई हो, तुम्हें यहां कैसे फंसाया गया? उसने कहा, यहां एक रोशनी वाला दानव है। घुप्पा अंधेरे में जब रोशनी नजर आए तो दूर निकल जाना, वो तुम्हें पकड़ लेगा, कैद कर लेगा, और जब वो कैद कर लेता है जाने का मौका नहीं देता। बस हमारी रूह को अपने अंदर समा लेता है, और शरीर का क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। मैंने इसके बाद सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई मुझसे दूर हो गई। और भी कई परछाइयां थीं। एक दो पर और पैर रखा। हर कोई ऐसा था जो यहां रिसर्च के लिए आया, और कुछ ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं कि वो यहां कब से हैं, कैसे आए, याद तक भूल गया था उन्हें। मुझे लगा मुझे वापिस आ जाना चाहिए, तो मैं वापिस आ गया। उससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं था। मुझे लगता है इन सवालों का जवाब मुझे वहां चेंबर के पार ही मिलेगा। इस दुनिया में तो कोई जवाब नहीं मिलने वाला। अब मैं वापिस आ गया। इस बार खाली हाथ था, लेकिन सवालों के साथ। पोर्टल को पार करने के बाद मुझे पता लगा वहां बिताए जैसे कई घंटे यहां कुछ मिनटों के बराबर ही थे। बाहर निकलते ही वो आंखें मुझे घूर रही थी। जवाब उन्हें चाहिए थे, लेकिन सवाल थे मेरे पास सवाल, और उन सवालों के जवाब देने में उन्होंने बहुत ज्यादा समय लगाया। एक कुर्सी पर बिठाकर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल रहे। मैंने कहा, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? कितने लोग वहां पर गायब हुए हैं,
कितने रिसर्चर गए हैं? उनकी संख्या लगभग 35 थी। मैं 36वां हूं। उसके बाद मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा, वापस कितने आए हैं? जवाब 2 था। सिर्फ 2 लोग वापस आए हैं, 33 लोग वहीं पर हैं। शायद मैं 34वां बन जाऊं जो गायब हुआ। मैं घबराया हुआ और बहुत सारे सवालों के मुझे जवाब मिले। कौन था जो मदद मांग रहा था? उसका नाम क्या था? कौन था जिसकी आवाज़ ऐसी थी जो ये जवाब दे रहा था? उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ तो है जिससे रोशनी निकलती है, लेकिन इस पोर्टल के आसपास वो बिल्कुल नहीं आता। रोशनी के पास नहीं आता, उसे अपनी रोशनी प्यारी है। हम अंधेरे में हों तब वो रोशनी खुद ब खुद करीब आने लगती है, लेकिन मशाल जलाएं या कुछ करें वो रोशनी के करीब नहीं आता, दूर हो जाता है बस। लेकिन गलती हो जाए उसके बाद क्या होता है कोई नहीं जानता। अब उन्हें पता लगा था कि उनकी आत्माएं वहां कैद हो जाती हैं, क्योंकि परछाई से बात कभी किसी ने नहीं की थी। 33 लोग गायब हो गए, 2 वापस आए और 2 लोगों ने ये नहीं बताया। मैंने कहा, क्यों? क्या वो इतने डरपोक थे? और जो मुझे जवाब मिला, वो दोनों पागल हो चुके हैं। मानसिक संतुलन उनका हिल चुका है। कुछ ऐसा देखा था उन दोनों ने। वापस तो आ गए, लेकिन किसी को बताने लायक नहीं रहे। बाकी हर दिन मेरी तरह ही रिसर्चर जाया करते थे। ऐसी ही छोटी छोटी घटनाएं होती, लेकिन जब गायब हो जाते कुछ बड़ा ही होता जो वो बताने लायक नहीं रहते। कहाँ चले जाते? मुझे उन परछाइयों से बात करनी होगी। मुझे यह बताया गया, शायद आगे का हिस्सा मुझे उन परछाइयों से पता लगे। वो रोशनी वाले दानव की जानकारी भी शायद मुझे उससे मिल सकती है। वो कैसे रूहों को कैद करता है, क्योंकि पहले उनके पास वो जानकारी नहीं थी। तो अगले दिन की तैयारी मैंने इसी काम के लिए की। मशालें तो बहुत लगा चुका हूँ। वो मशालें जलती रहती हैं, आग जलती रहती है। मुझे बस उन परछाइयों के पास जाना है, लेकिन पोर्टल से दूर। वहां पर खतरा होता है अगर रोशनी ना हो। ये जवाब जानने के लिए मैं उसी पोर्टल के पार, उन मशालों से आगे, वो पेड़ों से आगे निकल गया था। परछाइयां ही परछाइयां मेरे आसपास थीं। मैं उनसे सवाल पूछने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी मेरे पैरों के करीब नहीं आ रही। ऐसा लगने लगा था जैसे वो मुझसे दूर भाग रहे हों, लेकिन मेरे हाथ में मशाल थी। जानता था मैं अब काम आसान होने वाला है, लेकिन फिर भी कोई परछाई तो मेरे करीब आए। अचानक वहां हवा चलने लगी। वो हवा बेहद तेज थी। मशाल अपने आप हिलने लगी। हवा का झोंका इतना तेज आया कि जो मशाल मेरे हाथ में थी वो बुझ गई, और दूर देखने की कोशिश की मैंने। पीठ पीछे कोई मशाल नहीं चल रही थी। वो हवा के झोंके ने हर मशाल की रोशनी को बंद कर दिया था, और मेरे पास बस वो टॉर्च थी जो मैंने हड़बड़ी में जलाई। जल्दी से वो रोशनी से मैं देख रहा मुझे किस तरफ जाना है। पेड़ है, वापस जाना होगा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे वापस जाना होगा, वापस जाना होगा। मैं पीछे भागने लगा था, लेकिन जैसे ही नजर मेरी पीछे की तरफ पड़ी थी, मुझे एक रोशनी नजर आई थी। ये अजीब सी रोशनी थी। क्या बताऊं मैं कैसी रोशनी थी ये। उससे दूर जाना चाहता था। जानता था मैं बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। भागो भागो। मैं पीछे भागता गया। पेड़ तो पीछे रह गए, लेकिन मैं वो पोर्टल को ढूंढ नहीं पाया, बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाया। भटक गया था मैं। मुझे कोई मशाल नहीं मिली जिसे मैं दोबारा जला सकूं। मेरे पास बस वो टॉर्च ही थी। मैं रो रहा, सिसकियां ले रहा। कहाँ जाऊं मैं? लेकिन दूर मुझे वो रोशनी नजर आती, जैसे वो रोशनी मेरा पीछा कर रही हो। मुझे अपने पैरों के आसपास कोई परछाई भी नजर नहीं आ रही। घास से दूर काले रंग की मिट्टी में आ गया था, जहां पर एक भी कण नहीं था। कुछ नहीं, कोई घास नहीं, कोई पेड़ की टहनी नहीं। वहां मुझे एक मरा हुआ जानवर मिला। वो एक कॉकरोच के समान था, लेकिन लगभग 2 से 3 फुट बड़ा। बड़ी बड़ी टांगे थी, बड़ा सा सर था उसका। वो पूरी तरह से कॉकरोच भी नहीं, कैसे बताऊं, इंसानी सर जैसा था, लेकिन 4 आंखें थी। वहां मरे हुए कई जानवर नजर आए, जिनके पास से गुजरते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था इनमें से कोई एक जिंदा हुआ। मैं जिंदा नहीं रहने वाला।
और पीछे से वो रोशनी, वो मेरे करीब आ रही थी। मैं तेज भागता गया। मरे हुए अजीबोगरीब जानवर मुझे मिल रहे थे, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई भी जिंदा नहीं। बिल्कुल घुप अंधेरा और पूरी तरह से शांति। ये टॉर्च की रोशनी ज्यादा कुछ दिखा भी नहीं पा रही थी, करीब पहुंचकर पता चलता। लेकिन भागता भागता मैं दूर निकल आया। अचानक सामने मेरे सर से कुछ टकराया। ये क्या था? मेरा खुद का चित्र, खुद की तस्वीर। वो आईना था, आईना जिससे मैं टकराया। चारों तरफ मुझे आईने नजर आए। मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां आईने ही आईने थे, और टॉर्च की रोशनी एक खास दिशा में मारी जाए तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। काफी दूर तक मुझे आईने ही आईने नजर आए। मैं आईनों के बीच था, चारों तरफ आईने, जैसे एक भूल भुलैया बनाई गई हो। मैं घुस तो गया, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता था कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं बहुत दूर निकल आया हूं, वापस भी जा नहीं सकता। वो रोशनी मुझे सोख लेगी, यही चेतावनी तो हर कोई दे रहा था। ये चेतावनी तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। आईने ही आईने, और उनके बीच से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आईनों में इतना बुरी तरह फंस गया कि मैं जमीन पर बैठ गया, और मुझे वो टॉर्च की रोशनी मध्यम होती हुई महसूस हो रही। तब मुझे लगा था यहां से मैं जिंदा तो बचकर वापस नहीं जाने वाला। फंस तो गया हूं, लेकिन मरने से पहले जवाब तो जान पाऊं। बस वो जवाब तो मिल जाए। काश काश ये गलती मैंने ना की होती। अचानक एक तरफ से इतनी ज्यादा रोशनी नजर आने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे वो दानव भारी संख्या में हो। लेकिन अगर मौत सामने आ ही गई है तो आंखों में आंखें डालकर मरना चाहता था मैं। डरकर एक कोने में सिकुड़ कर मरना नहीं चाहता था। आईनों के बीच से उस रोशनी का सामना करने के लिए मैं बाहर निकला तो मुझे एक नदी नजर आई। उस नदी में चमकने वाला पानी था। यह नदी जिस दिशा से आ रही उस तरफ भी रोशनी, जिस दिशा में जा रही उस तरफ भी रोशनी। ये पानी ही रोशनी कर रहा था। मैं सोच में पड़ गया, अब इसका इस्तेमाल मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आया। टॉर्च तो बिल्कुल मध्यम हो गई थी, जान गया था यह बंद होने वाली है। लेकिन इस टॉर्च का आगे का हिस्सा, वहां पर मैंने वो नदी का पानी भर लिया। उससे निकल रही रोशनी सच में टॉर्च को भी रोशन कर रही, आसपास भी रोशन कर रही, और इस चमकने वाले पानी से मैं आसपास देख पा रहा। उस पानी को मैं छूना नहीं चाहता था। पता था मुझे जहर भी तो हो सकता है, काली दुनिया है, क्या पता क्या नजर आ जाए। लेकिन इसने मेरी जान जरूर बचाई है, लेकिन कितने समय के लिए? यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा, और उसका जवाब पाने के लिए नदी के बिल्कुल साथ साथ चलने लगा। कोई तो ऐसी जगह मिलेगी, कहीं से तो मुझे पता लगेगा जहां से मैं दोबारा पोर्टल तक पहुंच पाऊं, क्योंकि यहां रहकर तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। जाना तो मुझे वापस ही होगा, तो किस दिशा में जाऊं? एक दिशा को पकड़ा मैंने, नदी के साथ आगे बढ़ने लगा। बचने का एक मौका चाहता था, वो मिलेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश तो जरूरी थी। बढ़ता गया, मैं बढ़ता गया, आगे की तरफ मैं बढ़ता जा रहा। जैसे अब भी मेरा पीछा हो रहा, परछाइयां मेरे आसपास ही थी। मुझे ऐसा लग रहा जैसे वो परछाइयां मेरी मदद करने की कोशिश कर रही, मुझे बता रही थी, मुझे एक दिशा की तरफ इशारा किए जा रही, जबकि वो सफेद दानव मेरे पीछे था। मैं आगे बढ़ता गया, उन परछाइयों पर पैर रखकर जवाब चाहता था, लेकिन वो परछाइयां ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर ये वो लोग हैं जो यहाँ कैद हो गए हैं, तो किसी ऐसे की मदद तो कर ही सकते हैं जो बचना चाहता है, वो क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन वो मेरी मदद तो कर रहे थे, ये तो मैं जान गया था। वो रोशनी वाले दानव ने आखिरकार मुझे एक ऐसी जगह घेर ही लिया जहां से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घुमावदार नदी का वो हिस्सा जिसकी एक तरफ वो दानव आ गया था, बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा, लेकिन उसके शरीर से रोशनी भी बहुत ज्यादा निकल रही, तो उसे देख नहीं पा रहा। आंखें चुंधिया रही, बस नीचे देख पा रहा मैं। सामने खड़ा हो गया था, पीछे नदी, नदी में छलांग लगाता तो मेरा क्या होता मुझे नहीं पता था, तो मैंने मौत को कबूल किया। सामने खड़ा हो गया, और वो रोशनी में कोई परछाई टिक नहीं पाई, परछाइयां दूर जा चुकी थी। सामने खड़ा होकर मैं कह रहा, कौन हो तुम क्यों कैद कर रहे हो सबको, क्यों कैद कर रहे हो?
उसने कहा, तुम कैद होने के लिए आ रहे हो तो मैं कैद कर रहा हूं। तुम्हारी दुनिया जहां तुम किसी को आने नहीं देते, हमारी दुनिया जहां हम किसी को आने नहीं देते। हम तुम्हारी दुनिया में नहीं आते तो तुम हमारी दुनिया में क्यों आते हो, बताओ। मैंने कहा, मैं बस यहां जानने के लिए आया हूं, सभी यहां जानने के लिए आए हैं। हम रिसर्चर हैं, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम किसी को नहीं मारते, कुछ नहीं करते, लेकिन क्या जानकारी पाना गलत है? उसने कहा, नहीं, जानकारी पाना तो गलत नहीं है, लेकिन उस जगह से निकल कर आए हो जहां तुमने लाशें देखी होंगी उन जीवों की जो यहां रहते थे। मारे गए ना? किसने मारे? तुम्हें सच नहीं बताया गया? सूंघ पा रहा हूं, तुम्हारी जानकारी को जान पा रहा हूं, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में पहुंच रहा हूं हवा के जरिए, और इतना तो जान गया, तुम्हें कुछ भी नहीं बताया गया। यहां जो चल रहा है तुम्हें कुछ नहीं बताया गया। पहली बार उसकी बातें मेरे दिमाग को चीर रही थी। मैंने भी सवाल किया, क्या बातें कर रहे हो तुम लोगों को फंसाते हो, कैद कर लेते हो, तुम लोगों को कैद कर लेते हो। उसने कहा, मैं कैद नहीं करता। यहां इंसान जब आ रहे थे तुम्हें युद्ध क्यों प्यारा है? तुम हर चीज का इस्तेमाल ही क्यों करना चाहते हो? ऐसा क्यों नहीं कि कुदरत के साथ मिलकर कुछ चीजों का इस्तेमाल करो, कुछ दूसरों के लिए छोड़ो, जिंदगी जियो? पर नहीं, तुम हर चीज का इस्तेमाल करना चाहते हो। यहां वो छेद बनाने के बाद तुमने इन जानवरों का इस्तेमाल करने की कोशिश की जो अंधेरे में रहते हैं। ताकतवर तो बहुत है, लेकिन उजाले में जिंदा नहीं रहते। मारे गए तो यहां पर भी उन्हें मारा। उसके बाद बदला तो मुझे लेना था, लेकिन मैं भी एक ऐसा जीव हूं जो यहां रहता हूं, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा मिल सकता है जो तुम्हारे शरीर में है। ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा, बस मुझे वही चाहिए थी। कितने लोगों की आत्मा की ऊर्जा मैं ले चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं फिर भी मारने से पहले तुम्हें सच बता रहा हूं, जैसा तुम नहीं करते। तुम्हें यहां रिसर्च करने के लिए नहीं भेजा है, तुम्हें यहां ये जानने के लिए उन्होंने भेजा है कि मैं कितना ताकतवर हूं। वो मुझसे नहीं जीत पा रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो नहीं कर पाएंगे। तुम यहां कोई रिसर्च करने के लिए नहीं आए, तुम्हारा दिमाग पढ़ पा रहा हूं मैं। जहां तक तुम पहुंचे हो वहां तक तो कई और लोग भी पहुंच चुके हैं, बहुत आगे तक, मेरे घर तक। तब मैंने रोकना शुरू किया। तुम्हें उन्होंने भेजा है सिर्फ मेरी ताकत जानने के लिए और एक और कोशिश के लिए, जैसा वो करते रहते हैं। क्या बताया है तुम्हें? कितने लोग आए हैं यहां? तुम्हें संख्या भी गलत बताई गई है। यहां सैकड़ों लोग आ चुके हैं, सैकड़ों। हर बार भेजा जाता है कोई कमजोरी जानने के लिए, कहीं कुछ हो जाए ये जानने के लिए। और मुझे आत्मा बहुत प्यारी है। आत्मा को कैद नहीं करता, ऊर्जा सोख लेता हूं और बिना ऊर्जा के उस दुनिया में कैद हो जाती है आत्मा। जैसे यहां सारी परछाइयां बनकर कैद हैं। क्या तुम भी वो बनना चाहते हो? मैं ये नहीं चाहता, मैं भी थक गया हूं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार दे सकता हूं अगर तुम मानो। मैं भी नजरें झुकाकर समझ गया था, मुझे यहां पर भी मरने के लिए ही भेजा गया है। मौत मेरे सामने है और मौत उपहार देना चाहती है, शायद बिना दर्द की मौत हो। मैंने कहा, मैं कबूल करता हूं। टूट गया हूं मैं, जैसे इस जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे मैं अपना पाऊं। अगर उपहार मेरे किसी काम का है, शायद मैं इसे अपना लूं। उसने कहा, मेरे पास ऊर्जा की भरमार है। अब इस ऊर्जा से मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी दुनिया में मैं कोई काम नहीं कर सकता। मुझे मस्तिष्क चाहिए, इंसानी मस्तिष्क, इंसानी शरीर और इंसानी चेतना। मैं बस एक कवच की तरह हूं तुम्हारी दुनिया में, लेकिन बेहद ताकतवर। अगर कोई मुझे मस्तिष्क, शरीर और ऊर्जा दे चेतना के साथ, तो मैं तुम्हारी दुनिया में रह सकता हूं। तुम्हारा मस्तिष्क पढ़ पा रहा हूं। अगर तुम्हें जिंदगी मिले, तुम क्या कर सकते हो? तो बताओ, मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो?
तुम्हारी सोच से परे ताकतवर हूं मैं, लेकिन उनके काम नहीं आऊंगा जो मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी आज़ादी ज़रूर बन सकती है। बताओ बताओ, मुझे खुद पर हावी होने दोगे? मैं नहीं जानता था ये एक भ्रम है या एक लालच का हिस्सा मुझे फंसाने के लिए। मैंने ना किया। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। मेरे शरीर पर वो रोशनी हावी हो गई, मेरी आंखें चुंधिया गईं और उसके बाद जैसे मैं बेहोश सा हुआ और जब उठा मैं बिल्कुल उस पोर्टल के सामने था। जैसे दोबारा मैं वहीं पर पहुंच गया। मुझे लगा मैं परछाई बन रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं तो अपने शरीर में था। लेकिन मेरे शरीर से रोशनी, ऐसा लग रहा मेरी कई बाजुएं बन चुकी हैं, 50 से ज्यादा। मेरे कई सर हैं, मैं कई जगह एक साथ देख पा रहा हूं। अंधेरा नहीं था वहां, जैसे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मैं दूर तक देख पा रहा, कई किलोमीटर, बहुत दूर तक इस दुनिया के कई हिस्सों को देख पा रहा जो बनाए गए हैं, आकार दिया गया है। जीवित जीव यहां भी मौजूद, लेकिन अब मैं यहां रुकने वाला नहीं था। उस पोर्टल को पार करते ही वो वैज्ञानिक, वो रिसर्चर, वो चेंबर में सभी लोग हैरान थे कि मैं बचकर वापस कैसे आ गया। सवाल जानना चाहते थे, लेकिन कंटेमिनेशन चेंबर के अंदर ही। वो कांच को मैंने तोड़ दिया। मेरी उंगलियां बहुत लंबी हो सकती हैं, मेरा शरीर फैल सकता है, मैं छोटी सी दरार से बाहर निकल सकता हूं। मुझे खुद अंदाजा नहीं था मेरी ताकत क्या है, लेकिन मेरे शरीर में वो भी मौजूद था। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस लैब में लगभग 70 लोगों को उसने मारा था। मारने का तरीका बेहद अजीब होता। मैं खुद को छोटे हिस्सों में तोड़कर किसी के नाक के जरिए उसके दिमाग को फाड़ सकता था, ऊर्जा सोखकर वापस अपना शरीर बना सकता था। वहां से कोई बच नहीं पाया था सिवाय मेरे। मुझे लगा था मैं उस काली दुनिया में मर जाऊंगा, लेकिन यहां बच जाऊंगा ये मैं जान नहीं पाया था। ना तो मुझ पर गोलियों का असर होता, ना किसी का। मेरा कोई एक आकार नहीं था। मैं आकार बदल सकता था, मैं रूप बदल सकता था, मैं छोटे से छोटे आकार में पहुंचकर छोटे छेद को पार कर सकता था और बड़ा भी बन सकता था। एक पेड़ पर बिल्कुल एक बेल की तरह लिपट भी सकता था। कह सकते हैं पेड़ भी बन सकता था। मैं किसी खास काम के लिए आया हूं। वो कुछ तो चाहता है मुझसे, मैं नहीं जानता। मैं उसका दिमाग नहीं पढ़ पाता, लेकिन वो मेरा दिमाग पढ़ पाता है। वो अच्छे के लिए भी आया हो सकता है, बुरे के लिए आया भी हो सकता है। बस मैं तो ये जानता हूं, कई बार हमें किसी ऐसी जगह पर जाने का मौका मिलता है जिस जगह के बारे में हम नहीं जानते, और हमें ये भी पता नहीं होता वहां से क्या आ सकता है। हमें हर उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं होती। वो कुछ तो चाहता है, शांत रहता है, और मैं अपनी जिंदगी साधारण रूप से जी रहा हूं, जैसे वो किसी खास चीज का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? मुझे अब तक उसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन इतना महसूस करता हूं, कुछ भयानक भी हो सकता है।